नमस्कार दोस्त। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि ये जो वीडियो है यूपीएसआई 2021 में हुए एग्ज़ाम 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है। यानी हमने जो अपनी सीरीज़ यूपीएसआई की स्टार्ट की थी उसका पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो 2021 के ऑफिशियल एग्ज़ाम पेपर से रिलेटेड है। आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह का प्रश्न हमसे यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। हमें इसको प्रश्न को याद कर लेना है कि देरिदा का जो जन्म है वो अल्जीरिया में हुआ था। ये याद करने वाला प्रश्न है, इसमें कोई समझने का ट्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो यहाँ पे लिखा है राम गया। किसी भी वाक्य के अंत में अगर यह आ जाए या फिर ई आ जाए या ए आ जाए और इसके बाद में कुछ ना हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल। जैसे यहाँ पे आपने देखा लिखा है गया, लास्ट में या है तो सामान्य भूतकाल होगा। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं राम बहुत बहादुर है, कौन सा शब्द विशेष से है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है। तो विशेष से उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। विशेष का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक, तो विशेष से हम उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। जैसे राम बहुत बहादुर, बहादुर कौन है तो वो है राम। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, विशेष से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है पैसेज। आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज में किस तरह का प्रश्न आता है। सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक पैसेज से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। हमारे भारत फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है ये 4 से लेकर 6 तक हमारा पैसेज से रिलेटेड है, तो हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। आप पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद है। साधन विपन्नताओं एवं आर्थिक संकट के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर, जी हजूरी करके, अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। ये बहुत ही अच्छा पैसेज है और जो हमारा वर्तमान स्टेज चल रहा है उससे भी रिलेटेड पैसेज है। पैसेज को ध्यान से पढ़िए। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं कि इस प्रश्न क्या पूछा है। हमारा प्रश्न है कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को अधिक बढ़ावा दिया है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि रिश्वतखोरी ने उसे अधिक बढ़ावा दिया है। पैसेज का ही अगला प्रश्न है हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में समर्थ है। करें कौन से ऐसे लोग हैं जो मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में समर्थ है। तो कह रहा है कि असमर्थ है। ठीक, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और सर्वहारा वर्ग, यानी इसका जो सही आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। कह रहा है कि मेहनत, ये सभी जो तीनों वर्ग है वह मेहनत की कमाई से अपना आजीविका चलाने में असमर्थ है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, घूसखोरी लोग हैं, रिश्वतखोरी लोग हैं, उनका जो जीवन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल पा रहा है, यानी वो कमाई से जीविका चलाने में समर्थ है। लेकिन ये जो मध्यम, निम्न और सर्वहारा वर्ग है वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जीवन को यापन करने में कठिनाई हो रही है। अगला प्रश्न है नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है। तो हमारी जो नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी वाक्य
कि क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ऐसे ही इसे याद कर लेना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कर्तृवाच्य। प्रश्न को आपको याद कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आगे, इसमें से कौन सा मूल का अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़। मूल का अनेकार्थी शब्द जड़ होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आजकल सभी लोग इस प्रश्न को एकदम अपनी जीवा पे याद कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कि आशीर्वाद किस तरीके से लिखा है। इसमें याद ये करना कि जो हमारा मात्रा है वह पे लगती है। ठीक, आशीर्वाद। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो जो काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास है वो हमारे किए थे डॉक्टर गियर्सन ने। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गारसा दत्तासी और डॉक्टर गियर्सन, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एकदम याद कर लेना है कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था वो थे डॉक्टर गियर्सन जी। आगे देखते हैं, गर्दन पर सवार होना मुहावरा का अर्थ है पीछा न छोड़ना। ठीक, पीछा न छोड़ना, गर्दन पर सवार होना का मतलब है पीछा न छोड़ना। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। जैसे आपको देखने में लगेगा कि इसमें क्या ही प्रत्यय है, तो याद कर लीजिए कि य प्रत्यय है। पांडित्य में य प्रत्यय होता है। जैसे हमारा है पाठक, पाठक में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। उसी तरह पांडित्य में यह प्रत्यय होगा। पांडित्य में कौन सा प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 2। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ अवहट्ट में कितने हैं, 2 हैं। इसको भी हमें याद कर लेना है। आगे प्रश्न देखते हैं, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमने बताया था कि जो निजवाचक सर्वनाम होता है, जो हमने आप सभी को बताया था, जो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें आप आता है या फिर स्वयं आता है। ठीक, तो वो हमारा निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे यह समस्या आप ही हल कर लूँगा, तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। जहाँ पर भी आप और स्वयं आ जाए वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। ठीक, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। हमारे शब्दों के भेद कितने होते हैं, 3। आगे है, किस क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से हमें पढ़ना। हमसे पूछा है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है क्रिया के संदर्भ में। तो क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आ जाए तब क्रियार्थक संज्ञा कहलाती नहीं, गलत। जब संज्ञा जो है क्रिया संज्ञा की तरह कार्य आती तब क्रियार्थक। जैसे टहलना एक क्रिया है लेकिन हम बोल दें कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्रिया है लेकिन यहाँ पे संज्ञा का कार्य कर रहा है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो वो हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। आगे देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये हमारा क्या है, सही है। कभी कभी ना हमसे पूछ लेता पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया की जो परिभाषा है वो क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा कि कौन सा रस है। यह देख गगन मुझे लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। पूछा है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये पंक्ति जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको किस रस की अनुभूति हो रही है। इस रस में अद्भुत रस की अनुभूति हो रही है, पंक्ति में अद्भुत रस की अनुभूति हो रही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। ये वेरी आज का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की त्रासदी है। तो झूठा सच, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस पर जो यशपाल जी, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यशपाल जी है। ये ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जो झूठा सच है वह किसकी कृति है, तो यशपाल जी की है। और अभी हमने बताया कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो विभाजन की त्रासदी हुई थी उस पर इन्होंने अपनी जो कृति उपन्यास है उसे लिखा था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको याद कर लेना है।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। कौरवी को हम लोग क्या बोलते हैं? आकार बहुला बोलते हैं। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? देखिए अभी हमने ये समझाया था आपको, ये बहुत ही मतलब कई बार पूछा जाता है और लोगों को समझ में नहीं आता। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? जब क्रिया, जैसे टहलना क्या है? क्रिया है, ठीक। टहलना ये हमारी क्या है? क्रिया है। यही क्रिया जब संज्ञा का कार्य करे, ठीक, यही क्रिया जब संज्ञा का कार्य करे तो वो हमारी क्रियार्थक संज्ञा मतलब क्रियार्थक कहलाती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये जो टहलना क्रिया है वो संज्ञा का कार्य कर रही है, तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही मतलब अच्छा है, कई बार पूछता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। जैसे कहते हैं ना धूम्रपान करना, एक धूम्रपान करना क्रिया है, लेकिन इसी को जब हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे बोलते हैं धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ये हमारा जो क्रिया थी वो अब संज्ञा का कार्य करने लगी, ठीक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। आइए, आपको अगर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा अगली वीडियो में समझा देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी कवि प्रसिद्ध है? यानी कह रहा है कि जो कौन से कवि हैं जो उपमा अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? तो जो कालिदास है वो उपमा अलंकार का प्रयोग अपनी कृति में सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा प्रश्न था। इनमें से कौन सा समास का विपरार्थक है? ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, मेरा गलत प्रश्न हुआ था ये, ठीक। एग्ज़ाम हाल में इतना प्रेशर होता है कि समझ ही नहीं आता, इतना मतलब ईजी प्रश्न मेरा गलत हो गया था। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा हुआ था, समास का विपरार्थक क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमें प्रीवियस ईयर ना पढ़ने से बहुत बेनिफिट होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर यूपीएसआई का है तो वो यूपीएसआई में ही पूछे, वो यूपी पुलिस का भी पूछ सकता है, और यूपी पुलिस का यूपीएसआई में भी पूछ सकता है। तो हमें अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिस सेट को करना चाहिए। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ, बाकी आपको जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? यानी अप्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या बोलेंगे? अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अगला प्रश्न है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कह रहा कौन सा कारक है? तो ये कह रहा अरे गुलाबो, यानी जहाँ पे भी ऐसे आ जाए विस्मयादि संबोधन चिन्ह है ये, ठीक। इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बोल दें कि हे राम, तो यहाँ पे भी इधर आओ, हे राम इधर आओ, या फिर ऐसे करके जहाँ पे भी ये जो चिन्ह है आ जाएगा, इससे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं, आ जाए तो वहाँ पे समझ लीजिए कि संबोधन कर रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर कौन सा कारक है तो संबोधन कारक होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमसे पूछा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोली बोली जाती है, तो इसमें कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, यानी ये सभी क्या है? हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, ठीक। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लेना, याद कर लेना हम लोग को। इनमें से कौन वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ज्ञानेश्वर जी, ठीक। जो ज्ञानेश्वर जी हैं वो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक, धन्य धन्य बोलते हैं ना, धन्य धन्य, यहाँ पे हमको लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह मिला रहेगा, लगा रहेगा। तो देखिए वहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ वहाँ नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ नहीं हो सकता, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें प्रश्न नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उसका आंसर आप दे सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम हॉल में बहुत मतलब हमें सहायता करती हैं। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएँ मानी गई हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएँ मानी गई हैं? 10 काम दशाएँ मानी गई हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो हमारा ऐसे बोलते हैं प फ ब भ म, नहीं क्या होता? प फ ब भ म, सही पढ़े हैं। ये आप पढ़ रहे होंगे तो ये ओष्ठ है, किससे है? ओष्ठ नहीं, हाँ ओष्ठ ही है। प फ ब भ म किसे है? ओष्ठ से है। और नासिक में जो हमारा 5वां अक्षर होता है वो होता है नासिक में। तालु में कौन सा होता है? जो च छ ज झ है, ये हमारा तालु हो गया। मूर्धन्य में हो जाता है ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक। तो जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा? ओष्ठ। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, याद रखें इसको। अगला प्रश्न हमसे पूछा, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे कमीज की विशेषता कौन बता रहा है? सफ़ेद। तो सफ़ेद विशेषण, और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। सफ़ेद हमारा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। सन
10 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला था? तो 2010 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो उदय प्रकाश जी को मिला है। ठीक, इसको याद करने अच्छा प्रश्न है। अच्छा का मतलब जिसको हम बोले अच्छा, तो यानी वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मलबे का मालिक कहानी के जो रचनाकार है वो कौन है? मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश एक क्या है? व्यंग्यकार है। ठीक, मोहन राकेश को बोला जाता है व्यंग्यकार, और मलबे का मालिक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में होता है? तो उप विराम का जो प्रयोग है, मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक, प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ठीक, याद कर लेंगे उसे। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? हमने बहुत बार आपको दोनों सारी वीडियो में बताया, अर्ध विराम और अल्प विराम। ठीक, देखिए ये हमारा अल्प विराम है, और ये जो हमारा क्या है वो अर्ध विराम। अर्ध मतलब आधा आधा, 2 बार। ठीक, जैसे मान लीजिए ये है एक लाइन, इसका आधा करना होगा तो 2 बार आधा करेंगे, 2 बार, तो ये हो गया। यानी कि अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है उसमें एक बिंदी और एक कॉमा लगा होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछना, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक, दोनों प्रधान, ये द्वंद्व मतलब दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं। जैसे रात और दिन, रात और दिन में क्या होता है? दोनों पद क्या है? प्रधान है। ठीक, रात और दिन, इसमें दोनों पद प्रधान है, और जब हम इसका वो करते हैं तो इसमें जो समुच्चय बोधक अव्यय कौन है? और ये इसका लोप हो जाता है। हम लोग लिखते हैं ना दिन रात। ठीक, दिन और रात ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं, तो यानी यहाँ पे जो और लिखा था उसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समुच्चय अव्यय का लोप हो जाता है, ध्यान रहे। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो भारत में जो संवैधानिक रूप से हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हम कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हिंदी हमारी राजभाषा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजभाषा कौन सी है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, पुलोजना इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे गलती हो जाती है। हम लोग जल्दबाजी में एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, जैसे ही लिखें जो पूरा फूल खिला ना हो तुरंत लगा देते हैं अधखिला ऑप्शन, तुरंत अधखिला ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग है। यानी कि जहाँ इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मुकुल। जो फूल पूरा ना खिला हो, देखिए उससे अर्थ तो निकल रहा है ना, आधा खिला, पूरा ना खिला हो तो भाई आधा खिला हो, लेकिन ऐसा नहीं, जो वाक्य में दिया हमें वही पढ़ना। ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो तो उसे हम लोग बोलेंगे मुकुल, लेकिन अगर ये पूछे ऐसा फूल जो आधा खिला हो तो उसे बोलेंगे अध खिला। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए और हमारी ये जो सीरीज़ है हेल्पफुल लगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो भी सजेशन देना आप सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और रही बात यूपी पुलिस की, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही जारी होने वाला है, और अपनी रनिंग की वीडियो कल मंडे को हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कितनी टाइमिंग है मेरी आ रही है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा लास्ट प्रश्न है इस सीरीज़ का, इनमें से कौन भारतेंदु युग की रचनाकार नहीं है? तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो भारतेंदु युग की रचनाकार नहीं है। आप वीडियो को फुल वॉच की, आप को तहे दिल से शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमें थोड़ा बहुत कुछ आता है या जो भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हम आप लोग के साथ शेयर करें। और बस एक रिक्वेस्ट करें कि जिस क्वेश्चन को हम बोल देते कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।